हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर्स कॉस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज मैं आपको क्लास 11 की बायोलॉजी की शुरुआत करवाने वाली हूँ, ठीक है। आज से हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है, अपने अपनी बुक मिल चुकी होगी, बुक देख ली होगी आपने कि चैप्टर जैसे ही टर्न करोगे अपने एनसीईआरटी तो पहला चैप्टर आपके सामने आने वाला है, द लिविंग वर्ल्ड करके। जितना अच्छा नाम है चैप्टर सच में उतना अच्छा है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे बायोलॉजी को। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में बायोलॉजी को लेकर, ठीक है। और शुरू से पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स, वैसे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है मैम टर्म्स कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू से अगर चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, चीज़ों को समझ समझ के करोगे तो सारी चीज़ें अपने आप ईजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पहले क्लियर कर दूं शुरू करने से पहले। अब आपको, आपके पास जो अभी बुक होगी ना एनसीईआरटी की, वो बुक होगी आपकी न्यू वाली, ठीक है। और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के लिए तैयारी करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करना भी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप अपने नीट का सिलेबस देखोगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको अपने न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। तो घबराना नहीं है कि हे भगवान ये कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो पहला तो ये बता देती हूँ कि अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे इस चैप्टर में आपको बेटा मिलेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई से तो डिलीटेड है। सीबीएसई ने बोला हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो नहीं पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नीट देना चाहता है बच्चा, उसके लिए वो ज़रूरी है करके जाना। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में पहला आपके पास ऑप्शन ये है, कोई दिक्कत नहीं भाई, न्यू एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी गायब थोड़ी ना हो गई, एक्सटेंड थोड़ी ना हो गई, ओल्ड एनसीईआरटी से रेफर कर लेंगे वो टॉपिक खासकर। तो ये एक सोल्यूशन है। प्लस टेंशन नहीं लो, मैं तो कराऊंगी ही, मेरा तो फुल फोकस ही है कि सीबीएसई तो करना ही करना है, लेकिन नीट को टारगेट लेके चलेंगे। सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मेरे साथ करोगे, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना, सारे टर्म्स को पढ़ना, साथ मिलकर क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपने बत्ते चलते जाएंगे नीट के, ठीक है। तो मैं तो कराऊंगी ही कराऊंगी। और जैसे जो टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं नए वाले एनसीईआरटी में, तो ओल्ड वाले रिफर कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं, स्मूथली करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एनसीईआरटी लेके जरूर बैठ जाना, ठीक है। वैसे तो चैप्टर सच बताऊं वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है पूरी बायोलॉजी का। कहने को तो मैं यूं खत्म करा दूं, 1-2 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। आराम से क्यों पढ़ेंगे, देखो कुछ टर्म्स इस चैप्टर के ऐसे होंगे जो आपको आने वाले चैप्टर में मिलेंगे। तो होगा क्या, अगर मैं इस चैप्टर को स्किप कर दूं ना कि चलो ठीक है जितना लिखा है उतना जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म करूं, तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि पहली क्लास फ्रेश माइंड के साथ हम वो सारे टर्म्स को पढ़ ले जो आने वाले चैप्टर में हमसे टकराने वाले हैं। तो यहाँ हम उनको अच्छे से एक एक टर्म्स के साथ पढ़ेंगे चैप्टर को। तो इसमें मैं 1% की भी कंजूसी नहीं करूंगी चैप्टर को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें करने के बाद भाई चैप्टर को शुरुआत करते हैं लेक्चर 1 के लिए। तो पहले तो ये जानते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक है। देखो 3 टॉपिक में चैप्टर है आपके। पहला तो पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, जो आज हम खत्म करेंगे कि भाई लिविंग क्या चीज़ है, हम कब बोलेंगे कोई चीज़ लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बड़ा मज़ेदार है ये भी, ठीक है, कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में कैसी कैसी डाइवर्सिटी, कैसी कैसी वैरायटी, विभिन्नता देखने को मिल रही है। तीसरा पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये आपके लिए नई होगी, थोड़ी सी मजा आएगा इसको पढ़ने में भी, ठीक है। तो आज पहले की शुरुआत करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ आप लोग भी शुरू हो जाए, बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट बांध लो, शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ चैप्टर में। अब पीछे जो लिखा है ना, बच्चे सोचेंगे पता नहीं ये क्या लिखा है, ये तो एनसीईआरटी में मिला ही नहीं। बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी के पहले पेज का कुछ ये टॉपिक जरूर मिलेगा, टॉपिक नहीं बोलूँगी, ये वर्ड जरूर मिलेगा अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तो। क्या लिखा है, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू एंड बायोसेंट्रिक व्यू। देखो नाम से ही बायोलॉजी को तोड़ेंगे, ये नहीं बोलूँगी कि रट लो, नाम से ही तोड़ते हुए चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहीं से समझना शुरू करते हैं। देखो अगर मैं नाम से ही तोड़ूं तो क्लास के हर बच्चे को पता है कि बायो का मतलब क्या होता है भाई। तो मैम बायो का मतलब होता है जो चीज़ लिविंग है। क्या है भाई, जो चीज़ें लिविंग है, ठीक है। हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, जो चीज़ लिविंग है, जिंदा है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, बायो। लिविंग बोल देंगे, जिंदा है भाई, बायो है वो, ठीक है। अच्छा, एक छोटी चींटी से लेकर ब्लू व्हेल तक सब कुछ कंसिडर होगा। अब बायोसेंट्रिक व्यू का मतलब होता है जब आप, ध्यान से सुनना, जब आप अपने पूरे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एक व्यू से लेकर चलो, सबको इंपॉर्टेंस दो, एक छोटी चींटी को भी इंपॉर्टेंस दो और ब्लू व्हेल को भी इंपॉर्टेंस दो। तो बायोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ट्रीटेड ऑल दी स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इक्वली। ऐसा नहीं कि अपने अपने में रह लिया कि नहीं भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मर जाए ये चींटी, अरे भाड़ में जाए ये चीज, नहीं।
सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है आपको, तो हम बोलेंगे कि मेरा व्यू कैसा है, मेरा बायोसेंट्रिक व्यू है, ठीक है। अब तुम खुद सोच के बताओ, अगर कोई अगर कोई इंसान बायोसेंट्रिक व्यू रखता है तो उसको ये तो पता चलेगा ना कि उसके अगल बगल कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। भाई चींटी भी है, अलग अलग टाइप की मक्खियाँ भी है, चूहे भी हैं, बिल्लियाँ भी हैं, कुत्ते भी हैं, अलग अलग टाइप के, वो डाइवर्सिटी से रूबरू हो पाएगा, उसको पता चलेगा कि मेरे अगल बगल कैसी कैसी डाइवर्स चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, एंथ्रोपोसेंट्रिक की बात करते हैं, बिल्कुल अपोजिट। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान अपने आप को सुपीरियर मानता है, उसे लगता है मेरे से बढ़कर कोई नहीं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे अगल बगल क्या है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू सिर्फ ह्यूमंस अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, ठीक है। अगर तुम खुद सोचो, तुम एक कमरे में बंद हो जाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है बाहर, कैसी चीजें हैं, तो तुम्हें कुछ पता चलेगा कि तुम्हारे अगल बगल कितनी डाइवर्स चीजें हैं? कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये व्यू आपको बायोडाइवर्सिटी से रूबरू नहीं कराने वाला, कोई अच्छा व्यू नहीं है आपको, आप अपने में रह जाओगे, अपने आप को बस सुपीरियर मानते रह जाओगे, आई मी माई सेल्फ वाला फंडा। लेकिन यहाँ तो आपको पता चलेगा भाई कि हमारे अगल बगल कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, उसके बारे में समझना है, उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, कुछ स्टेटमेंट लिख देती हूँ बायोसेंट्रिक व्यू में, जैसे ट्रीटेड all the species present on earth equally, जो भी हमारे अगल बगल है सबको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। एक पॉइंट मैं ये भी लिख सकती हूँ, इट इंक्रीजेज आर नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये वर्ड भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ह्यूमंस कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर, अपने आप को बहुत बड़ा मान लिया है, दूसरे से मतलब ही नहीं है क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कोई आपको, हमारी बायोडाइवर्सिटी व्यू नहीं होगी, हमारी प्रोग्रेस कैसी होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ लोगे, तो टर्म्स को समझ लोगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक अपने आप को मान के चलना, बायोसेंट्रिक सबको इक्वली ट्रीट करना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, वैसे ही छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको क्लियर करेंगे तो मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। अब दो वर्ड लिखा है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सिमिलैरिटीज, ठीक है। ये क्या लगता है मैम, आप मैथ बायो में मैथ घुसा दिया, वर्टिकल हॉरिजेंटल, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना। इसको एक एग्जांपल से समझो, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ना बोलो, एक लड़का है जिसका नाम मान लो रॉकी है, रॉकी और रानी, ठीक है। अच्छा बात है, लो रॉकी है और ये एक गर्ल है जिसका नाम मैंने रख दिया, मूवी याद है मुझे, रॉकी और रानी लिख दिया, ठीक है। अब हुआ यूं कि रॉकी और रानी की हो गई शादी, ठीक है। तो शादी को दिखाने का तरीका मैंने इस लाइन से दिखा दिया, आई होप क्लियर है, ठीक है। शादी हो गई, जनरेशन आगे बढ़ेंगे, बच्चे होंगे इनके, तो अब इनके हो गए बच्चे, ठीक है। अब इनके हो गए बच्चे, ध्यान से समझना चीज़ों को, अच्छी चीज़ है, मजेदार है। एक इनका बेटा हो गया, एक इनका ये बेटा हो गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ सन, और एक बेटी भी हो गई, मान लो परिवार पूरा हो गया भाई इनका। एक मान लो ये इनकी बेटी भी हो गई, ये इनकी डॉटर हो गई, बड़े इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। एक फैमिली ट्री बना दी मैंने, छोटा परिवार सुखी परिवार। देखो अब समझो, अगर मुझे रानी और उसकी बेटी में सिमिलैरिटी को देखना है, अगर मुझे रानी और उसकी बेटी में सिमिलैरिटी को देखना है तो मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मानते हो कि नहीं, मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे रानी और उसकी बेटी में सिमिलैरिटी को देखना है तो मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसे क्या बोल देंगे बेटा, इसे बोल देंगे वर्टिकल सिमिलैरिटी, इसे बोल देंगे वर्टिकल सिमिलैरिटी बिटवीन टू जनरेशन। ये जनरेशन अलग है, ये जनरेशन अलग है, तो वर्टिकल सिमिलैरिटी का क्या मतलब है, बिटवीन टू जनरेशन जब हम चीज सिमिलैरिटी देखते हैं, बिटवीन टू जनरेशन जब हम सिमिलैरिटी देखते हैं तो उसे हम वर्टिकल सिमिलैरिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अगर मुझे इन दोनों भाई बहन में सिमिलैरिटी को देखना है कि भाई इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो देखो मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है कि नहीं, बिल्कुल पड़ रही है मैम, तो इसे मैं क्या बोल दूंगी, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, इसे मैं क्या बोल दूंगी, हॉरिजॉन्टल
सिमिलैरिटी, ठीक है। ये विद इन द सेम जनरेशन है, एक ही जनरेशन है ये वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी विद इन सेम जनरेशन, विद इन सेम, नोट्स बनाते चलना साथ साथ, ठीक है, विद इन सेम जनरेशन, ठीक है। अब अच्छे से समझ में आओगा कि भाई वर्टिकल सिमिलैरिटी हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी का क्या मतलब है। अगर आप दो जनरेशन के बीच सिमिलैरिटी को देख रहे हो, दो जनरेशन के बीच मम्मी पापा बेटे में, मम्मी बेटी में सिमिलैरिटीज को देख रहे हो, तो उन्हें हम वर्टिकल सिमिलैरिटी बोलते हैं, बिटवीन टू जनरेशन। अगर आप सेम भाई भाई में देख रहे हो, बहन बहन में देख रहे हो, भाई बहन में सिमिलैरिटीज को देख रहे हो, तो इन्हें हम हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी बोलते हैं। थोड़ा सा घुमाकर भाई, नीट में एमसीक्यू में कुछ भी किसी तरीके से भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इंटर जनरेशन कौन सी है और इंट्रा जनरेशन कौन सी है, अब दिमाग घूम जाएगा, हे भगवान मैम तो कुछ और पढ़ा रही थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पढ़ा, ये क्या मैं पूछ लिया पेपर में। कंफ्यूजन नहीं, समझते चलो भाई। क्या मैं वर्टिकल सिमिलैरिटी को, ध्यान से सुनना, क्या मैं वर्टिकल सिमिलैरिटी को इंटर जनरेशन बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो, लिख लेना। और क्या मैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी को, क्या मैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी को इंट्रा जनरेशन बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ भाई, लिख लो, ये भी लिख लो, ठीक है बच्चा लोग। तो इस तरीके से भी चीज़ों को समझो। जब भी कभी क्वेश्चन, जब भी कभी कहीं लिखा है बुक में इंटर जनरेशन सिमिलैरिटी, इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटी, तो आप पागल हो जाओगे, पता नहीं खोजते रहोगे क्या, पता नहीं क्या गूगल करोगे, क्या देखोगे। तो यहीं से समझ लो चीज़ों को, ठीक है। आई होप ये छोटे छोटे भी टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, मज़ा आ गया। अब आ जाओ अपने पहले मेन टॉपिक की तरफ, जल्दी से सीट बेल्ट मान लो, फिर से अपने पहले मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। स्वागत है आपका लिविंग वर्ल्ड में, आपका भी स्वागत है बायोलॉजी क्लास 11th की, ठीक है। देखो इसका मतलब को समझो। लिविंग वर्ल्ड मतलब हमारे अगल बगल जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ये सब लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा है। मैंने जैसे पहले बताया ना, एक छोटी चींटी से ले लो, ब्लू व्हेल तक ले लो, हाथी तक ले लो, ये सब क्या है, लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा है, एक ही परिवार है सब, ये सारे एक ही परिवार हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ लिविंग वर्ल्ड में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जितने भी इस पूरे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे लिविंग वर्ल्ड का एक हिस्सा है, परिवार है, ठीक है। जैसे सोचो, अभी रिसेंट का मैं बताऊं तो हमारा 8 मिलियन हमारी पॉपुलेशन ह्यूमंस की क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। तो इतने सारे ह्यूमंस को लेकर भी हम क्या मानेंगे कि हम एक ही स्पीसीज हैं, हम होमोसेपियंस है, एक ही स्पीसीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीजें देखना। जैसे टिल नाउ, अभी तक जो हिसाब है 1.7 1.8 मिलियंस स्पीसीज, अभी समझाती हूँ, आर बीन आइडेंटिफाइड, इसको समझना। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी का डेटा है, बिल्कुल लिखा हुआ है कि अभी तक, टिल नाउ, आज के डेट तक 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, मैंने क्या बताया, हम इतने सारे पॉपुलेशन हैं, 8 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है, तब भी हम क्या मानेंगे कि हम एक ही स्पीसीज हैं, हम सब होमोसेपियंस हैं, ठीक है। तो इतने सारे मिलियन स्पीसीज टिल नाउ खोजी जा चुकी हैं, उनका पेपर में नाम आ चुका है, उनके बारे में स्टडी कर चुके, रजिस्टर्ड है, उनका नाम लिखा जा चुका है, ठीक है। तो इतनी सारी स्पीसीज ढूंढी जा चुकी है, उनके बारे में पढ़ाई की जा रही है, की जा चुकी है, ठीक है, रजिस्टर्ड नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सिंपल भाषा की बात करूं, अगर थोड़ी सिंपल भाषा में बात करूं तो 1.7 और 1.8 का मतलब है, अगर अपने 17 लाख 18 लाख के आसपास 17-18 लाख स्पीसीज आज की डेट में डिस्कवर्ड हैं, उनके बारे में उनका नाम दर्ज है पेपरों के अंदर, ठीक है। तो एनसीईआरटी का डाटा है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये सोचो कितनी डाइवर्स है हमारी लिविंग वर्ल्ड, कितनी सारी वैरायटी होगी अलग अलग टाइप की, सोचो इतने सारे स्पीसीज आइडेंटिफाइड है, तो कितना डाइवर्स है हमारा लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इससे इतना तो आइडिया आपको लग गया होगा चीज़ों को। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और भी बता दूँ, शुरुआत कर रहे हैं तो और भी बता दो। इतने सारे स्पीसीज में कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, ठीक है। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे देखेंगे मैम,
माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। और कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं बेटा, ऐसी हैं, सुन के आश्चर्य होगा कि स्ट्रीम कंडीशंस पे भी अपने आप को सरवाइव करती हैं। जैसे जो गर्म पानी, अभी ठंडियों का टाइम है, जो गर्म पानी में आप हाथ डालते चिल्लाने लगते हो, उसके अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाचते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। तो सच स्ट्रीम कंडीशन पे, स्ट्रीम हैबिटेट में भी आपको वो मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत, अगर पानी बहुत सैलाइन है, बहुत नमकीन पानी है, ठीक है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, वहाँ भी वो सरवाइव कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो हाईली एसिडिक केमिकल्स में सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल है, वहाँ भी सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी आपको वो सरवाइव करते हुए दिख जाएंगे। तो सोचो इस तरीके की भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिख रहा, लेकिन सच स्ट्रीम हैबिटेट में भी अपना सर्वाइवल बनाए हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ोगे। अभी मैंने बस थोड़ा सा आइडिया दे दिया, मज़ा आता है ना ये सब सुन के, अच्छा लग रहा है कि सोचो भाई, जो हम सोच नहीं सकते कि इतना खारा पानी, एकदम एक्सट्रीम सॉल्टी वाटर है, वहाँ भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचो, मतलब अच्छा मज़ा आता है पढ़ के ये सब सुनने में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ऐसी और भी बातें बीच बीच में बताएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको ये टॉपिक, तो जब ये मैं पढ़ा रही हूँ तो ओल्ड एनसीईआरटी को रेफर कर लेना, ठीक है जी। ये जब बच्चा पढ़ता है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है सच में, ये दो वर्ड के देखो, एक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कब बोलेंगे लिव, वही था ना टॉपिक, व्हाट इज लिविंग, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कब बोलेंगे लिविंग। जैसे मैं बोलूं कि अपने कैरेक्टर्स बताओ, आपके अंदर क्या फीचर्स है, तो तुम बोल सकते हो मैम हम चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, तो लिखते चलो, देखो जैसे मैम हम चल सकते हैं, दूसरा पेन ले लूँ, दूसरा पेन ले लूँ, ठीक है, दूसरा पेन ले लूँ। जैसे मैम हम वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मैम हम लिख सकते हैं, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिख सकते हैं, तो मैम हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। हम गाना गा सकते हैं, बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। अब मैम हम ग्रोथ करते हैं, ठीक है। मैं फीचर्स बता रही हूँ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि मैम हम ग्रोथ, हमारे अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, चाहे ऑर्गेनिज्म कैसा भी क्यों ना हो, चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा ही क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, ग्रोथ तो होगी भाई उसके अंदर। आप खुद देखो ना, आप इतने से थे, इतने हो गए, ग्रोथ हुई ना, बिल्कुल सब में होती है। तो मैम हम ग्रोथ कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे मैम हमारे अंदर एक और चीज़ है, हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर का मतलब होता है कोई भी फीचर्स, कोई भी चीज़ें जो आपके अंदर है, जो आप कर सकते हो, जो आप में प्रेजेंट है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, सब मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं अपने हाथ हिला सकती हूँ, ठीक है, मैं अपने फिंगर्स को मूव कर सकती हूँ, सब मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, जो भी चीज़ें आपके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये जो लिखा है ना डिफाइनिंग फीचर्स, ये थोड़ा अलग चीज़ है, ठीक है। ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से फोकस करो। कैरेक्टरिस्टिक तो क्लियर होगा, जो चीज़ आपके अंदर प्रेजेंट है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, फीचर्स है, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर को सुनना, दो चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, दो चीज़ें बताऊंगी। डिफाइनिंग फीचर के लिए दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। क्या दो क्राइटेरिया होना चाहिए? कि डिफाइनिंग फीचर ऐसा हो जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, मतलब दुनिया के सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो होने ही चाहिए, तब हम बोलेंगे वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। और साथ ही साथ किसी भी नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं पाई जानी चाहिए। बड़ा अजीब सी शर्त है इसकी। डिफाइनिंग फीचर का क्या क्राइटेरिया है कि इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए, और दूसरा किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, तब हम उसे जाके बोलेंगे कि वो डिफाइनिंग फीचर है। देखो यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ ये पॉइंट, मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। 100% सारे के अंदर होना चाहिए ये फीचर। एक और पॉइंट लिखती हूँ, शुड नॉट बी प्रेजेंट, शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर का
दो चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो सारे के सारे एक छोटी चींटी और ब्लू व्हेल सबके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज किसी भी नॉन लिविंग चीजों में नहीं पाई जानी चाहिए। तो दो चीजें होंगी तभी हम बोलेंगे क्या है भाई, वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं, आ जाओ कुछ लिख लेते हैं अभी। जैसे तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं करवा रही हूँ। जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म, क्या आपके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं? क्या मेरे अंदर रिएक्शन हो रही है? बिल्कुल हो रही है भाई। क्या छोटे से बैक्टीरिया के अंदर रिएक्शन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या फंजाई के अंदर हो रही है? प्रोटोजोआ के हो रही है? सबके अंदर हो रही है। तो रिएक्शन सबके अंदर हो रही है। क्या इस पेन के अंदर रिएक्शन हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है। सारे ही, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये फीचर तो होगा ही होगा। रिएक्शन तो सबकी बॉडी में होगा। नेक्स्ट, सबसे बेहतरीन फीचर, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस हैं, आप, पता चल रहा है, इसके बारे में और पढ़ेंगे। कॉन्शियसनेस क्या सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या नॉन लिविंग के अंदर है? नहीं है, आप खुद देखो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। और तीसरा, नॉट ऑन द लिस्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे अब भाई, सेल होगा तभी तो लिविंग बोलोगे, सेल होगा तभी तो लिविंग बोलोगे, तो सेल होना तो जरूरी है, तो ही वो लिविंग कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये तीन आपके क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। बाकी जो भी फीचर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो सब आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। मैं हाथ हिला सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ, ग्रोथ कर रही हूँ, ये सारे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और ये जो मैंने बनाया है ये हमारे डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, ये हमारे बेटा बच्चा लोग डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही हुई। अब इसी को एक एक करके पढ़ते हैं, इसी को एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। आ जाओ आ जाओ, सबसे पहले पे बात करते हैं, ग्रोथ पे बात करते हैं। देखो, ग्रोथ की बात करते हैं। आपने सबके अंदर है, ठीक है, आप इतने छोटे से थे, इतने बड़े हो गए, तो ग्रोथ तो भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिख रही है। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल है कि इट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये तो फुलफिल है। अब जैसे ग्रोथ के बारे में बात करूं, ग्रोथ के बारे में बात करूं तो इसके दो पैरामीटर्स हैं, मतलब इसको पता करने के लिए दो चीजें हैं। ठीक है, ग्रोथ के अंदर दो चीजें, इसको हम बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ग्रोथ तब बोलेंगे जब हमें दो चीजें समझ में आएंगी। जैसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या तो किसी का इंक्रीज इन मास, अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है। ठीक है, दूसरा, अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है भाई, ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ के लिए दो चीजें हैं, अगर किसी का मास बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई बच्चे उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे, उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझो। देखो, इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, बड़ा मस्त एग्जांपल देते हैं। मान लो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसने सेल को डिवाइड किया, इसने डिवाइड किया, एक ये बैक्टीरिया बना, एक ये बैक्टीरिया बना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है, क्या नंबर बना, क्या नंबर बढ़ा, एक नंबर से दो हो गया तो नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो क्या ग्रोथ हुई, बिल्कुल ग्रोथ हुई। ठीक है, अच्छा, एक चीज और बढ़ाओगे, एक पेरेंट बैक्टीरिया से टू डॉटर बैक्टीरिया बना, तो क्या ये रिप्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ भाई। क्या ये रिप्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ। सेल डिवीजन हुआ, फिर से समझेंगे। एक नंबर, क्या यहाँ पे मैं लिखती चलते हो, देखो यहाँ लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, क्या नंबर बढ़ा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल बढ़ा, यानी यहाँ पर ग्रोथ हुई, यानी यहाँ पे ग्रोथ हुई। और क्या एक पेरेंट बैक्टीरिया से दो अलग अलग बैक्टीरिया बने, बिल्कुल बने। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हुआ, क्या यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हुआ, हाँ जी मैम बिल्कुल बोल सकते हैं हम। ये बैक्टीरिया क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ध्यान से सुनना, चीज़ों को ध्यान से सुनना, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बोल सकते हैं दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस। मैं पहले लिखती हूँ, ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन
unicellular organism, in unicellular organisms mutually inclusive process। मतलब भाई अगर 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 ग्रोथ हो रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, एक साथ है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक के अंदर एक प्रोसेस हो रही है, एक हो रही है तो दूसरी भी हो रही है, बट किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसको इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। अब मैं मल्टी सेलुलर का बताती हूँ। जैसे मान लो कि तुम गिर गए, तुम्हें चोट लग गई, ठीक है भाई, तुम्हारे घुटने में चोट लगी, तुम्हारे घुटने में कहीं से खरोच आ गई, ठीक है। अब सेल्स डैमेज हुए हैं, सेल्स डिवाइड करेंगे, नए सेल्स बनाएंगे, हीलिंग की प्रोसेस होगी। तो क्या सेल डिवीजन हुआ वहां पे, ध्यान से सुनना, क्या वहां पे सेल डिवीजन हुआ तो वहां पर आपका ग्रोथ हुआ, क्या आपका रिप्रोडक्शन हुआ वहां पे, क्या सेल डिवाइड हुए, एक सेल से और सेल्स बने, ग्रोथ की बात सुनेंगे, ग्रोथ तो हुआ क्योंकि और एक सेल से और सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन क्या वहां पे रिप्रोडक्शन हुआ, मैं बोल सकती हूँ नहीं हुआ भाई। वहां पे आप हील कर रहे हो, आपके घुटने की चोट भर रही है, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हो उस टाइम। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस, एक्सक्लूसिव प्रोसेस मतलब कि जब ग्रोथ होगा तो ये नहीं कहेंगे हम उस टाइम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सक्लूसिव है, एक साथ नहीं हो रही है, ठीक है, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। तो आई होप ये चीजें भी तुम लोग को समझ में आएगी कि ग्रोथ के दो पैरामीटर, मास बढ़ेगा या नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेगा, ठीक है। अब ग्रोथ को और समझो। जैसे प्लांट्स की बात करूं तो क्या मैम प्लांट्स में ग्रोथ होती है, बेटा प्लांट्स में हमेशा ही ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। हाँ ये कह सकते हैं कि अब दिमाग में आता है मैम प्लांट्स में हमेशा ग्रोथ होती है तो वो आसमान क्यों नहीं छू लेते हैं। भाई जो ग्रोथ होती है ना वो एक टाइम पीरियड के बाद स्लो हो जाती है। अगर प्लांट मान लो 1 सेंटीमीटर भी बढ़ा तो भी हम बोलेंगे कि उसके अंदर ग्रोथ हुई, ठीक है। तो उसे एनिमल, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, एक सर्टन एज तक ही चीजें बढ़ते हैं, तो ग्रोथ तो प्लांट्स के अंदर होती रहती है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपके सामने एक अच्छा सा यहाँ पे माउंटेन का इमेज लगा रखी है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर हो गई है बर्फ, स्नोफॉल हो गया है, यहाँ पे स्नोफॉल की लेयर लग गई है मान लो, ठीक है। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इसका मास बढ़ा है? हाँ भाई बढ़ा है, पहले नहीं था वो लेयर, लेकिन अब इस पे लेयर बन गई है। वैसे ही मान लो बालू, सैंड का एक टीला है और आपने और उस पे सैंड ला के रख दिया, तो क्या उसका मास बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। तो क्या मैं वहां बोल दूं कि ग्रोथ हो गई है? नहीं, ग्रोथ तो नहीं हुई वहां पे। मतलब क्या मैं उसको बोल दूं कि ये लिविंग हो गया ये चीजें? नहीं, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाँ अंदरूनी नहीं मिल रही, अंदर से नहीं हो रही, ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। कोई चीज आके एक्यूमुलेट हो गई है तो हम बोल दिए चलो उसको ग्रोथ हो गई। तो अब खुद सोच के बताना, क्या ग्रोथ को मैं एक डिफाइनिंग फीचर बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, क्योंकि ये बात तो ठीक है कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, बट देखो नॉन लिविंग के अंदर भी तो ग्रोथ मुझे मिल रही है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो गई है चीज़ों को, तो मेरा ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आई होप तुम लोग को चीज़ें, अब माउंटेन के ऊपर स्नोफॉल हो गई है, एक सैंड का टीला है उसके ऊपर खूब खूब सारी सैंड आ गई है, तो मास तो बढ़ गया। तो पहला ग्रह तो वो तो ग्रोथ का पैरामीटर है कि मास बढ़ेगा तो हम बोलेंगे ग्रोथ हुई है। तो क्या वो डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा? जी नहीं, डिफाइनिंग फीचर तब होगा जब किसी भी नॉन लिविंग के अंदर चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ग्रोथ मेरा एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ग्रोथ क्या है, मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर तो हो सकता है, लेकिन ये मेरा एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसी में ना बच्चे सच में कंफ्यूज करते हैं कि ग्रोथ, उन्हें लगता है मैम सब में तो हो रहा है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो डिफाइनिंग में टिक करके आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसको समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ रिप्रोडक्शन में। देखो रिप्रोडक्शन की बातें करते हैं, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिलेगा, पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, जो भी फंगाई होते हैं ना, जो भी फंगाई होते हैं, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्पोर्स है। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा राइजोबियम,
राइजोपस, राइजोपस पढ़ा होगा आपने, वो भी कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा था, फंगस है, ब्रेड मोल्ड है, वो भी कैसे स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा था। तो फंगस कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। बैक्टीरिया और अमीबा में क्या देखने को मिलेगा, ये भी आपने 10th में पढ़ा, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू करते हैं, ठीक है। ईस्ट है, हाइड्रा है, कैसे करते हैं भाई, बडिंग के थ्रू करते हैं। प्लानेरिया जो है कि फ्लैट वॉर्म है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये ट्रू रीजनरेशन करता है, सब पढ़ा है हमने 10th में, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन है, हमने पढ़ा है, फ्रैगमेंटेशन फिलामेंटस अलगी स्पाइरोगेरा से रिलेट कर रहे होगे तुम लोग, वहाँ हमें देखने को मिलता है, फ्रैगमेंट टूटते जाते हैं और वहाँ हमें नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। फंगी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कुछ, ठीक है। प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ये आपको प्लांट किंगडम में मिलेगा, ये चीज़ें ऐसा होता है प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में, ठीक है। मॉसेस के अंदर ना, वहाँ मैं पढ़ाऊंगी मॉसेस क्या है, क्या प्रोटोनी लीफी स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज जो भी है मैं आपको बताऊंगी। होता क्या है, इसकी ऐसे मान लो ऐसे हैं, तो इसके फिलामेंट्स ब्रेक करते रहते हैं, इसके फिलामेंट्स ऐसे ये टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं और यहीं से एक नया मॉस बन जाता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे बस एक बार मैंने एनसीईआरटी में था तो यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो रिप्रोडक्शन पे आते हैं भाई, हमें तो ये जानना है कि रिप्रोडक्शन मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है या मेरा एक डिफाइनिंग फीचर है। बता तो मैंने पहले ही दिया है वो आपको, लेकिन चीज़ों को समझो आराम से, तोड़ तोड़ के ब्रेक ब्रेक करके चीज़ों को समझो। देखो ये है म्यूल, हिंदी में बोलूँ तो खच्चर, ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो खच्चर। अब ध्यान से चीज़ों को समझना, अब ध्यान से चीज़ों को समझना। देखो म्यूल जो है ये बेटा तब बनता है जब, ये बेटा तब बनता है जब एक मेल डोंकी, जब एक मेल डोंकी, एक मेल डोंकी फीमेल हॉर्स के साथ, फीमेल हॉर्स के साथ मेट करता है, ठीक है। जब एक मेल डोंकी फीमेल हॉर्स के साथ मेट करता है, इनके बीच ब्रीड होता है, तो इससे जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम बोलते हैं म्यूल, मतलब खच्चर। अब मेरी बातें को समझना, एनसीईआरटी में आपको एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे, सर अर्नेस्ट मेयर करके, ठीक है। वैसे तो नाम देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हुआ क्या यहाँ पे, उन्होंने स्पीसीज के बारे में बताया था कि स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक है। अब मेरे की बात को समझना, हम सभी लोगों को ये पता है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम, इस ध्यान से सुनेंगे, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज में मेट करता है तो उससे जो आने वाला उसका जनरेशन होता है, जो आने वाला उसका बेबी होगा, ठीक है, वो फर्टाइल होगा, ठीक है। अगर आप सेम स्पीसीज में मेटिंग करा रहे हो तो आने वाली जनरेशन फर्टाइल ही होगी, मतलब वो भी आगे जाके बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेम स्पीसीज के अंदर मेटिंग नहीं करी है तो आने वाली जो जनरेशन होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो स्टेराइल होगा, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, एक मेल डोंकी, ये एक अलग स्पीसीज हो गई, फीमेल हॉर्स के साथ मेटिंग हो रही है, अलग अलग स्पीसीज है, तो जो ऑफस्प्रिंग आया म्यूल, ये स्टेराइल है बेटा, ये स्टेराइल है। इसका मतलब ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। तुम लोग को समझ में आ रही होंगी। तो क्या ये फीचर्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस म्यूल के अंदर तो रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। वैसे ही वर्कर बी, वैसे ही देखो बीज में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। जो मेल होते हैं ना, जो मेल बीज होते हैं, मैं लिखती हूँ, जो मेल बीज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्रोन, उन्हें हम बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। उसके बाद एक होती है आपकी रानी मक्खी, प्यारी मक्खी, क्यून बी, ये बेटा फर्टाइल होती है, यानी ये बच्चे पैदा कर सकती है, ये फर्टाइल है। बाकी एक होती है ये, वो वर्कर बी को हिंदी में क्या बोलूं, मजदूर वाली बी है, ये मेहनत करती है, ठीक है। रानी बी का घर सजाती है, साफ सुथरा करती है, उसका ख्याल रखती है, मधुमक्खी रानी वाली को, ठीक है। तो वर्कर बी भी स्टेराइल है, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ये फर्टाइल नहीं है। तो मेरी जो ये वर्कर बीज है, वर्कर बीज है, यहाँ लिख देती हूँ, वर्कर बीज भी कैसी हैं भाई, स्टेराइल है ये भी। तो अब तुम लोग चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होगे कि रिप्रोडक्शन ठीक है देखने को मिल रहा है, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, होमो सैपियंस की, तो बेटा ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जो स्टेराइल है, किसी रीज़न से बच्चे नहीं हो रहे, उनके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो क्या
रिप्रोडक्शन को मैं एक डिफाइनिंग फीचर्स बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकती। वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टर्स जरूर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो रिप्रोडक्शन तो करेगा, लेकिन वो एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है कि सारे अंदर होगा। वैसे ही नॉन लिविंग के अंदर ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहला क्राइटेरिया देखो क्या था इसका कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये क्राइटेरिया पे रिप्रोडक्शन फुलफिल नहीं हो रहा। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है डिफाइनिंग फीचर के लिए कि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। क्या इस पेन को अगर मैं रख दूं अभी रात रात भर तो क्या कल से ये 1 से 2 हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये नॉन लिविंग के अंदर तो रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए मेरा रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, आई होप ये दोनों चीजें तुम लोग को क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट आ जाओ मेटाबॉलिज्म। अब ये एक डिफाइनिंग फीचर है, वहां मैंने पहले लिख दिया था। देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब समझो, हमारे अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हम उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म तो देखो बेटा हर इंसान के अंदर हो रहा है, इंसान बोलो सॉरी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। एक छोटा सा बैक्टीरिया ले लो और एक हम ले लो, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर तक मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म तो भाई सबके अंदर देखने को मिल रहा है, यानी इट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, 100% देखने को मिलना ही मिलना है। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया डिफाइनिंग फीचर का। किसी नॉन लिविंग के अंदर, इस पेन के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है? नहीं हो रहा भाई, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। तो किसी नॉन लिविंग के अंदर मुझे कोई भी मेटाबॉलिज्म देखने को नहीं मिलेगा, तो ये मेरा बिल्कुल एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ऐसे समझो, जब हम किसी चीज को तोड़ेंगे, ऐसे समझाती हूँ बच्चों लोग, जब हम किसी चीज को तोड़ेंगे तो कैटाबॉलिज्म यानी ये कैसा है, ये ब्रेकडाउन रिएक्शन है। ये कैसा है, ये ब्रेकडाउन रिएक्शन है, ये ब्रेकडाउन रिएक्शन है। ठीक है, और एनाबॉलिज्म जब हम पास बुलाते हैं, एना आजा, जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन है ये सिंथेटिक रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेटाबॉलिज्म दो तरीके से हो रही है, या तो चीजें टूटेंगी या तो चीजें बनेंगी। टूटेंगी कैटाबॉलिज्म, बनेंगी एनाबॉलिज्म। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल्स देख लो भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल देखो, आपके पास आपकी बॉडी खाना खा लिया भाई, आपकी बॉडी में है ग्लूकोज, 6 कार्बन का है मॉलिक्यूल, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये बॉडी में जाने के बाद ब्रेक डाउन होगा, ये टूटेगा, तो 6 CO2 प्लस वाटर और प्लस ATP बनाएगा आपकी बॉडी में, बिल्कुल बनाएगा। क्या चीजें टूटी? बिल्कुल टूटी। तो कैसा रिएक्शन है आपके अंदर, ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसा रिएक्शन है आपका? कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म पे आ जाओ, इसको रिलेट करते हैं, एनाबॉलिज्म रिलेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस, 6 CO2 वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, मैं यहाँ पे UV लिख देती हूँ, और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, यहाँ पे क्लोरो लिख दिया मैंने, क्या बनाएंगे भाई? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। क्या कोई चीज बनी? बिल्कुल बनी। क्या बना? ग्लूकोज बना, प्लांट का खाना बना। तो कैसा रिएक्शन है? कुछ चीज बनी, सिंथेसिस हुई, तो कैसा रिएक्शन है ये बच्चा लोग? ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो मेरे ख्याल से चीजें तुम लोग को समझ में आ रही होंगी। मैंने एक प्लांट का भी आपको देख के बताया, ये हमारे अंदर भी है, प्लांट के अंदर भी हो रही है चीजें। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक बहुत ही अच्छा डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है। तो क्या मैम हम ये रिएक्शंस बॉडी के बाहर भी करवा सकते हैं? क्या ये रिएक्शंस हम बॉडी के बाहर भी करा सकते हैं? करवा सकते हैं बेटा, बॉडी के बाहर भी करवा सकते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा है मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मेरे अंदर देखो, मेरे अंदर मैंने ग्लूकोज खाया, मैंने अभी अभी स्नैक्स खाया शाम का, तो मेरे अंदर बनेंगी चीजें, चीजें टूटेंगी, एनर्जी बनेगी। आपको पढ़ा रही हूँ, एनर्जी तभी तो आ रही है क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है मेरा, तो मेरे अंदर हो रही है वो चीजें। तो हम क्या बोलेंगे? मेरे अंदर क्या है? इन वीवो रिएक्शन हो रही है। जब बॉडी के अंदर चीजें होती हैं तो उसे हम बायोलॉजी में बोलते हैं इन वीवो रिएक्शन हो रही है। अब आप लोग ने टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, उसमें क्या कराते हैं कि टेस्ट ट्यूब में मेल और फीमेल की गैमेट्स को ऐसी कंडीशन में रखते हैं, बिल्कुल बॉडी जैसी कंडीशन में, मतलब जैसे बॉडी के अंदर कंडीशन होती है वैसे लैब में रखते हैं। तो अब
जो भी रिएक्शंस बॉडी के अंदर होनी चाहिए, अब वो कहाँ हो रही है, लैब में हो रही है, लेकिन लैब का मैंने चीज़ें ऐसे सेटअप किया कि लग रहा है कि बॉडी के अंदर ही चीज़ें हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं इन विट्रो रिएक्शन। आपने सुना होगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फुल फॉर्म है उसका। तो जो रिएक्शन बॉडी के बाहर करा रहे हैं, लैब में करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब बॉडी के अंदर जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसा मैंने लैब को बना रखा है, वैसी चीज़ें मैंने उसको दे रखी है लैब के अंदर उस टेस्ट ट्यूब को। तो मैंने बोला, मैं बताऊंगी कि मैंने बोलूंगी कि वो रिएक्शन कैसी हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, इन विट्रो रिएक्शन है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको समझना चाहिए, लिख लोगे, नोट्स बना लोगे। तो मेटाबॉलिज्म क्लियर है, बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिज्म हो रही है भाई, बिल्कुल हो रही है। नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती, लिविंग के अंदर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। मेटाबॉलिज्म दो तरीके से होती है, दो टाइप्स है, चीज़ें बनेंगी तो एनाबॉलिज्म, चीज़ें टूटेंगी तो कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आ जाओ, अब लास्ट, ठीक है, अब आपका लास्ट आ जाओ डिफाइनिंग फीचर्स पे, और इसे हम बोलते हैं ये सबका बाप फीचर है, ठीक है, फादर है डिफाइनिंग फीचर्स का ये, ठीक है, सबसे बाप फीचर्स है, ठीक है, ठीक है। सुनना एनसीईआरटी की एक लाइन है, मैं वहां लिख देती हूँ, एनसीईआरटी की एक लाइन है, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर, ठीक है, एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर्स, ठीक है, फीचर लिखना चाहिए। हाँ जी, क्या मतलब है मोस्ट ऑब्वियस, मतलब ये तो होने ही है, मोस्ट ऑब्वियस फीचर है, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस आपको दो तरीके से समझ में आएगी, देखो मैं दोनों लिखती हूँ, समझना चीजों को। एक होता है इसके अंदर, एक है सेंस, दो तरीके से होगा, और एक है रिस्पॉन्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th में गरम गरम पढ़ के आए हो तुम लोग, ठीक है, वहां से भी रिलेट करोगे चीजों को। देखो सपोज करो, इसी से समझाती हूँ, क्यों सपोज करवा रही हूँ भाई, कहाँ गया, हाँ जी, देखो, या तो ऐसे भी समझ लो, एक अभी अभी मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी मेरे सामने एक शेर आ जाए, तो मुझे पढ़ाना सूझेगा क्या, भाग जाऊंगी भाई, बिल्कुल भाग जाऊंगी, छुप जाऊंगी, दौड़ जाऊंगी कहीं पे। तो हुआ क्या, मैंने सेंस किया पहले तो कि हाँ भाई कुछ खतरा मेरी तरफ आ रहा है, फिर मैंने रिस्पॉन्स क्या दिया, मैं भाग गई। तो समझ रहे हो, मैं कॉन्शियस हूँ मैं इन चीज़ों को लेकर। अब जैसे देखो, आप भी सेंस करते हो कि खतरा सुबह अब मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल बता रही हूँ, रात के टाइम पे फोन चलाने की तो आदत होगी तुम लोग की, सुधरोगे तो नहीं तुम लोग, ठीक है, रात के टाइम पे मस्त फोन चला रहे हो कंबल में, ठंडियों का टाइम है अभी, मस्त चैटिंग चल रही है फोन के अंदर, और आपको अचानक से पता चला कि कमरे की तरफ कोई आ रहा है। आपने क्या किया, आपने सेंस कर लिया कि भाई खतरा, मम्मी या पापा आपकी तरफ आ रहे हैं। रिस्पॉन्स क्या होगा, जल्दी से फोन बंद करके, आंख बंद, कंबल ऊपर, लाइट्स बंद, सब कुछ। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट करें, हम कॉन्शियस है चीज़ों को लेकर। वैसे ही देखो प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है फोटोट्रॉपिज्म, प्लांट क्या करती है, सनलाइट को सेंस करती है, सनलाइट को सेंस करती है, और प्लांट के जो शूट की टिप होती हैं ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से वो बेंड हो जाती है उस तरफ। तो प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने लाइट को सेंस किया, फोटो लाइट को सेंस किया, और रिस्पॉन्स कैसा दिखाया, उसकी तरफ बेंड हो गया। तो देखो प्लांट के अंदर भी मुझे, अब ये कैसा एग्जाम्पल, ये कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। और देखो टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका, मैंने बताया ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ के आए हो, गरम गरम, बड़ा मस्त समझ में आ रहा होगा। टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही हम टच करते हैं, हमारा टच प्लांट ने सेंस किया, और रिस्पॉन्स क्या करता है, अपने सारे लीव्स को ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्लोज कर लेता है। तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है, कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल है। वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, जैसे ही ये इंसेक्ट इस पे आके बैठेगा, जैसे ही इसको टच करेगा, इसको टच का सेंसेशन मिलेगा, ये क्या है रिस्पॉन्स देखेगा, अपने ऐसे क्रॉस कर लेगा, ये लीव्स को, जाली को ऐसे बंद कर लेगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्शियसनेस का एग्जांपल है। ये हम लोग हैं, मतलब हम लोग नहीं, मतलब मैं नहीं, आप लोग को, ठीक है। बंदर क्या है भाई, बंदर का देखो बाल खराब हो गए तो बेचारा मिरर में देख के बाल बना रहा है। अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स, अगर बाल वाल खराब हो जाते हैं तो हम सही करते हैं जाने से पहले। तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्शियसनेस है। मेरे ख्याल से रिलेट कर रहे होगे तुम लोगों चीज़ों को, तभी इसको बाफ फीचर बोला गया है, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग के अंदर चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। ये तो ये कैसा फीचर है, ये बाफ फीचर है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ भाई, थोड़ा सा बैक करो, हाँ जी। अब सेंस बेटा कुछ टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे देखो गलत कलर ले लिया भाई, हाँ सेंस देखो, सेंस देखो बेटा कैसा हो सकता है, स्टिमुलस मिलेगा आपको, हो सकता है फिजिकल हो सकता है फिजिकल
हो सकता है केमिकल हो, कोई मेरे ऊपर एसिड गिर गया तो वो केमिकल हो गया, हो सकता है बायोलॉजिकल हो, कोई इंसेक्ट मक्खी वक्खी आके बैठ गई, बायोलॉजिकल हो, और रिस्पॉन्स क्या है भाई, एक्शन है, जो भी आप इनके रिएक्ट में करोगे वो एक्शन है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब लास्ट, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब लास्ट, ठीक है, अब हम व्हाट इज लिविंग। अब मेरे ख्याल से बच्चों तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज लिविंग, जो पहला टॉपिक था आज की लेक्चर का वो तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस देखो, ये फीचर बेटा सिर्फ हमारे अंदर है, हमारे अंदर मतलब हम होमो सैपियंस के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये फीचर है, बाकी किसी देखो कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, छोटे से लेकर बड़ा तक, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ हमारे अंदर है। जैसे हम देखो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि कहीं मान लो शादी में जाना है या कहीं अच्छी जगह जाना है, तो हम सोचते हैं भाई हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ रहे हो कि सेल्फ कॉन्शियस है हम अपने लेके, ये दूसरे ये और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर्स नहीं है, लेकिन हम कैसे, हम ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस है, हम अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं, पता नहीं उसने हमारे बारे में क्या सोचा होगा, यार आज तो सर ने डांट दिया, मेरी तो बेइज्जती हो गई, पूरे दिन टेंशन में वो खाना खाना बंद कर दिया, मार्क्स बहुत कम आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है। ये दूसरा लिविंग ऑर्गन, कुत्ते को क्या पता, मार दो वो फिर वैसे ही आएगा पूंछ हिलाते हुए, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है। मैं ऐसे लिख देती हूँ थोड़ा सा इसको, कि इट प्रेजेंट ओनली इन, इट प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, सिर्फ हमारे अंदर ये फीचर है बेटा, बाकी नॉट प्रेजेंट इन, नॉट प्रेजेंट इन, not present in other living organisms, other living organisms, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, सिर्फ हमारे अंदर प्रेजेंट है, बाकी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको ये, अब चींटी आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाएगी कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ, तो समझ रहे होगे, ठीक है। अब एक सवाल है, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस, सुनेंगे ध्यान से, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस मेरा एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस मेरा एक डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे। तो जवाब ये है, सुन लो, जवाब ये है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस मेरा डिफाइनिंग फीचर नहीं है बेटा, क्योंकि देखो डिफाइनिंग फीचर क्या होना चाहिए, इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये सबके अंदर नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर है। लेकिन कॉन्शियसनेस में क्या डिफाइनिंग फीचर है, ये तो बाफ फीचर है भाई, ये बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा लेक्चर जो हमने अभी पढ़ा, एक तो मजा आया होगा तुम्हें, कुछ अच्छा लगा होगा पढ़ के, चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे हम छोटी छोटी बारीकियों को समझ रहे हैं। बायोलॉजी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मन से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो टफ नहीं लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो पहला टॉपिक था हमारी आज की क्लास का कि व्हाट इज लिविंग, हम कब किसी को लिविंग बोलेंगे, क्या फीचर्स होते हैं, क्या डिफाइनिंग फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, आई होप अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नोट्स साथ में साथ बनाओगे। अब करना क्या है, अब जाके यहाँ पे एनसीईआरटी मैया जो है उनकी रीडिंग करना, सबसे ऊपर है एनसीईआरटी, उसको ज़रूर रेफर करना है। मैंने जितना पढ़ा दिया ज़रूर एक बार एनसीईआरटी को मार्क करके पढ़ोगे कि आज हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका दूसरा पार्ट करूँगी कवर। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक, नोट्स बनाओ, अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है। बाय बाय सारे बच्चों को, बाय बाय।